हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप हो रोमा के साथ। उम्मीद है अभी तक के डिस्कस किए हुए सारे टॉपिक्स आपको क्लियर होंगे। आज हम एक न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक है कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। जैसा कि हम लोगों को पता है कि अगर हम सेम पोटेंशियल डिफरेंट बॉडीज़ पे अप्लाई करते हैं तो सारे बॉडीज़ डिफरेंट चार्ज होल्ड करेंगे। अगर सेम एनर्जी हम दो पर्सन को देंगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों पर्सन सेम वर्क करेंगे। उनकी जितनी इफ़िशियंसी होगी वो एनर्जी को उतना ही यूज कर पाएंगे। उसी तरह मटेरियल के साथ भी होता है कि अगर किसी भी दो मटेरियल को सेम पोटेंशियल दिया जा रहा है तो वो दोनों मटेरियल डिफरेंट चार्ज होल्ड करेंगे। तो किसी भी बॉडी के चार्ज को होल्ड करने की प्रॉपर्टी को उस बॉडी का हम कैपेसिटेंस कहते हैं। कैपेसिटेंस का मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ द बॉडी, और जो डिवाइस है जो चार्ज स्टोर कर रहा है उस डिवाइस को हम कैपेसिटर बोलेंगे। क्लियर? कैपेसिटर यूजुअली एक डिवाइस होता है जिसमें दो कंडक्टिंग प्लेट्स लगे होते हैं और ये प्लेट्स एक इंसुलेटिंग मटेरियल से सेपरेटेड होते हैं। यहाँ इसके डिफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि टू कंडक्टिंग सरफेसेस सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मटेरियल इज कॉल्ड कैपेसिटर और कंडेंसर। और ये इंसुलेटिंग मटेरियल की जगह हम कौन सा चीज़ यूज कर सकते हैं? तो इंसुलेटिंग मटेरियल में हम एयर, माइका, पेपर ये सब चीज़ यूज कर सकते हैं। क्लियर? ये कैपेसिटर डीसी और एसी दोनों ही सर्किट में बहुत ही यूजफुल होता है। कैपेसिटर को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि कोई भी दो कंडक्टिंग प्लेट सरफेस को अगर एक इंसुलेटिंग मटेरियल से हम सेपरेट कर दें तो उसे कैपेसिटर या कंडेंसर बोलेंगे। कैपेसिटर का काम स्मॉल प्लेस में चार्ज को स्टोर करना होता है। और ये जो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं इन्हें हम प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर बोलेंगे और उनके बीच जो इंसुलेटिंग मटेरियल यूज हुआ है उसे हम डाइलेक्ट्रिक बोलेंगे। कैपेसिटर को ऐसे दो पैरेलल लाइन से हम शो करते हैं, इक्वल होता है ये। बैटरी में कैसा होता है, उसमें भी दो पैरेलल लाइन होते हैं लेकिन पॉजिटिव को हम बिग लाइन से और निगेटिव को स्मॉल लाइन से दिखाते हैं। लेकिन कैपेसिटर में दोनों प्लेट इक्वल होता है और ये जो प्लेट है इसे हम प्लेट ऑफ कैपेसिटर बोलेंगे और इसके अंदर जो मटेरियल यूज हुआ है इसे हम इंसुलेटिंग मटेरियल बोलेंगे। क्लियर? इसे हम डाइलेक्ट्रिक बोलेंगे जो इंसुलेटिंग मटेरियल यूज हुआ है। और इस डाइलेक्ट्रिक में जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि एयर, माइका, वैक्स पेपर, सिरेमिक्स कोई भी चीज़ यूज कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? अब आते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। तो कैपेसिटर का काम क्या होता है? चार्ज स्टोर करना। लेकिन ये कितना चार्ज स्टोर करेगा ये किन बातों पर डिपेंड करेगा? तो कोई भी कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर करता है ये एरिया ऑफ प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स एंड नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक पर डिपेंड करता है। कैपेसिटर का नेमिंग कैसे करेंगे हम? तो उसमें जो हमने डाइलेक्ट्रिक यूज किया है कैपेसिटर का नाम हम उसके नाम से
रिलेट करते हैं। जैसे अगर डाई इलेक्ट्रिक हमने एयर यूज किया है तो वो कैपेसिटर एयर कैपेसिटर हो जाएगा। अगर माइका यूज किया है तो वो कैपेसिटर माइका हो जाएगा। कैपेसिटर के डिफरेंट अरेंजमेंट होते हैं। ये कभी आपको पैरेलल प्लेटफॉर्म में मिलेंगे, कभी कंसेंट्रिक सिलेंडर, तो कभी दूसरे अरेंजमेंट में भी ये होते हैं। क्लियर? तो इसका फिजिकल तो आपको पता चल गया कि वो कैसा होता है, कैसा बना होता है, कौन सा मटेरियल यूज होता है। लेकिन इसका मेन काम क्या होता है? चार्ज को स्टोर करना। तो अब हम बात करते हैं कि ये कैपेसिटर चार्ज कैसे स्टोर करता है। यहाँ एक सर्किट है। यहाँ हम देख रहे हैं कि दो प्लेट है ए और बी और उसके बीच एक डाई इलेक्ट्रिक है। तो ये एक कैपेसिटर हो गया। यहाँ स्विच एस लगा हुआ है और बैटरी भी है। जब स्विच ओपन है तो क्या होगा? सर्किट कंप्लीट नहीं है, और जब सर्किट कंप्लीट नहीं है तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम यहाँ स्विच को ऑन कर देते हैं, प्लेट ए पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निगेटिवली चार्ज्ड हैं, तो वो क्या होंगे? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फिर बी प्लेट पर जाकर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। इस तरह हम देख रहे हैं कि जो ए प्लेट है वो पॉजिटिव चार्ज हो गया और बी प्लेट निगेटिवली चार्ज्ड हो गया। अब दोनों प्लेट्स पर चार्ज कितना होगा? तो ए जितना इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, बी उतना ज़्यादा ही चार्ज स्टोर करेगा। अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है तो ये 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाकर एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर बोलेंगे, क्योंकि अब ये कैपेसिटर चार्ज हो गया है और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई वोल्टेज बी के बराबर हो गया है। जब ऐसा होगा तो जो करंट का कंडक्शन है या चार्ज का फ्लो है वो रुक जाएगा। और अगर फिर से हम स्विच को ओपन कर देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका चार्ज ख़त्म हो जाएगा। अगर ओपन कर दिए हैं तो ये जो चार्ज एक्वायर किया है वो चार्ज इन कैपेसिटर प्लेट्स के पास रहेंगे। क्लियर? तो हम यहाँ क्या देखते हैं? हम यहाँ देखते हैं कि जब कैपेसिटर के अक्रॉस डीसी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो एक चार्जिंग करंट फ्लो होता है जब तक किए हुए कैपेसिटर फुल्ली चार्ज ना हो जाए। और इस पूरे चार्जिंग प्रोसेस में बहुत ही कम से टाइम लगता है। आपने स्विच ऑन किया और ये फुल्ली चार्ज तुरंत हो जाते हैं। और ये जो करंट है ये कभी भी कैपेसिटर के बीच में फ़्लो नहीं करेगा। ये जो करंट है ये यहाँ फ़्लो नहीं करेगा, यहाँ फ़्लो नहीं करेगा। यहाँ केवल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेंस होता है एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ। इलेक्ट्रॉन जो है वो केवल प्लेट ए से प्लेट बी पर मूव कर रहा है। जब कैपेसिटर चार्ज हो जाता है तो दोनों ही प्लेट्स इक्वल एंड अपोजिट चार्ज कैरी करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ए प्लेट जितना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा बी प्लेट उतना ही स्टोर करेगा। इसका मतलब ए पर जितना चार्ज है उतना ही चार्ज बी पर भी होगा, लेकिन साइन केवल अपोजिट होगा। ए का चार्ज जहाँ पॉजिटिव है बी का चार्ज निगेटिव हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई भी चार्ज ऑफ कैपेसिटर की बात करे तो इसका मतलब होता है आप दोनों प्लेट में से किसी भी प्लेट के चार्ज को ले सकते हैं या मान सकते हैं।
और इसको चार्ज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो हमें इस वोल्टेज सोर्स से मिलती है। क्लियर? ये सब वही सारे पॉइंट्स हैं जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि व्हेन अ डीसी पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस अ कैपेसिटर अ चार्जिंग करंट विल फ्लो until the capacitor is fully charged. The capacitor once charged prevents the flow of direct current. Current does not flow through the capacitor, means between the plates. When the capacitor is charged, the two plates carry equal and opposite charges. Thus, charge on capacitor means charge on either plate. The energy required to charge the capacitor is supplied by battery. क्लियर? ये सब पॉइंट्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ डिस्कस किया था। अब आते हैं कैपेसिटेंस पर। जैसा कि पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैपेसिटर के चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी को हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। किसी भी कैपेसिटर में स्टोर्ड चार्ज जो होता है, चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं, यह पोटेंशियल डिफरेंस V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q/V इक्वल टू C, और C क्या है? एक कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट C को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि कैपेसिटेंस जो है वो चार्ज और सप्लाई वोल्टेज का रेशियो है। तो इसे हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट्स टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। क्लियर? अब आते हैं कैपेसिटेंस के यूनिट पर। कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फराड, और ये फराड जो है वह बहुत ही लार्ज यूनिट होती है। उतने लार्ज यूनिट की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो प्रैक्टिकली जो हम कैपेसिटर यूज करते हैं उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू माइक्रोफराड या फिर पिकोफराड होती है। माइक्रोफराड का मतलब होता है 10⁻⁻6 फैराड, और पिकोफराड का मतलब होता है 10⁻12 फराड। क्लियर? अब बात करते हैं कि कैपेसिटेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले कैपेसिटेंस क्या करता है? चार्ज स्टोर करता है। और चार्ज ये स्टोर कहाँ होता है? तो उसके प्लेट्स पर स्टोर होता है। तो एरिया ऑफ प्लेट्स, कैपेसिटर प्लेट्स का एरिया जितना ज़्यादा होगा उसका कैपेसिटेंस भी उतना ज़्यादा होगा। मतलब जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए होगा। और कैपेसिटर में एक डाइलेक्ट्रिक यूज करते हैं हम, तो दूसरा फैक्टर है थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक के थिकनेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब थिकनेस जितनी ज़्यादा होगी कैपेसिटेंस उतना कम होगा। और तीसरा होता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक। कैपेसिटेंस में जो हमने इंसुलेटिंग मटेरियल या डाइलेक्ट्रिक यूज किया है उसकी रिलेटिव परमिटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होगा। क्लियर?
अब बात करते हैं कि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। कैपेसिटर के बीच में, कैपेसिटर कैसा था, एक ऐसा बनाया था हमने, इसके बीच में जो इंसुलेटिंग मटेरियल यूज होता है उसे हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। जब एक कैपेसिटर को चार्ज देते हैं तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जनरेट होता है और इसके प्रेजेंस से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दोनों के प्लेट के बीच में बढ़ जाता है और ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक पर डिपेंड करते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम ऐसे डिफाइन करेंगे। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की एबिलिटी जिसकी वजह से कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कंसंट्रेट होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी दोनों सेम चीज होता है। जो डाइलेक्ट्रिक हम यूज करते हैं वो जनरली 1 to 10 के रेंज में होता है। अगर किसी मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 है और दूसरे की अगर 5 है तो हम बोल सकते हैं कि जो दूसरा कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू 6 टाइम्स होगी पहले वाले के कंपैरिजन में। अब आते हैं कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर। यहाँ हम एक स्फीयर देख रहे हैं जिसका सेंटर O है और रेडियस R है। इस पे हम Q चार्ज देते हैं तो ये Q चार्ज इसके सरफेस पर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और ये जो सिस्टम रखा हुआ है वो एप्सिलॉन R रिलेटिव परमिटिविटी में रखा हुआ है। तो सरफेस का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। ठीक, और कैपेसिटेंस क्या होता है, Q बाई V। तो ये V की वैल्यू हम यहाँ V की जगह पर रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। क्लियर। और अगर ये मीडियम एयर है तो इसकी वैल्यू एप्सिलॉन R की वैल्यू 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ C की वैल्यू क्या आई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसका मतलब कैपेसिटेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, R की प्रोपोर्शनल है। और एब्सोल्यूट परमिटिविटी की यूनिट क्या हो गई, अगर हम C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R लेते हैं तो ये तो कांस्टेंट टर्म है तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी C बाई R और C कैपेसिटेंस की होती है फराड और डिस्टेंस होता है मीटर में। तो फराड पर मीटर हो गया एब्सोल्यूट परमिटिविटी की यूनिट। क्लियर। अब यहाँ एक क्वेश्चन है कि 27 spherical drops each of radius 3 mm and carrying a charge of 10 to the power minus 12 are combined to form a single spherical drop. Find the capacitance and potential of bigger drop. मतलब छोटे छोटे 27 स्फेरिकल ड्रॉप्स हैं और इनके ऊपर जो चार्ज है वो 10 to the power minus 12 है, 27 ड्रॉप्स हैं और ईच का रेडियस 3 mm है।
अब इसको कंबाइन करके एक बड़ा सा स्फीयर बनाया गया है। तो बताना है कि इसका कैपेसिटेंस कितना होगा और पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि जब हम स्मॉल ड्रॉप्स को ऐड करते हैं तो उसका वॉल्यूम और बिगर ड्रॉप का वॉल्यूम बराबर हो जाएगा। तो बिगर ड्रॉप का वॉल्यूम हो जाएगा 27 हमारे पास ड्रॉप्स है इनटू वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर, और इसकी वॉल्यूम हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 27 4/3 पाई आर क्यूब। और 4/3 पाई कैंसिल हो गया, आर की वैल्यू आ गई 3r, और आर की वैल्यू स्मॉल स्फीयर की आर रेडियस की वैल्यू कितनी दी हुई है 3 mm। तो ये हो गया 9 × 10⁻³ मीटर। क्लियर यहाँ तक? तो अब हमें बड़े वाले स्फीयर का आर निकल गया है, आर की वैल्यू आ गई है 9 × 10⁻³ मीटर। और कैपेसिटेंस जो होता है आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर का, उसका फॉर्मूला होता है 4πε0r, और 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ इंटू रेडियस हमने निकाला 9 × 10⁻³ इसे सॉल्व किया तो आ गया 10⁻12 फराड, और -12 फराड को हम क्या बोल सकते हैं 1 पिको फराड। क्लियर? और अब निकालते हैं वोल्टेज पोटेंशियल। तो पोटेंशियल V इक्वल टू क्या होता है Q/C, और Q की वैल्यू है 27 × 10⁻12, क्योंकि एक ड्रॉप पर आपका चार्ज है 10⁻12, तो 27 ड्रॉप्स पे हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 27 बाई चार्ज की वैल्यू है कैपेसिटेंस की वैल्यू है -12, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 27 वोल्ट। क्लियर? उम्मीद है यहाँ तक आप लोग सबको क्लियर हो गया होगा। तो इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझिए, नेक्स्ट डे हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।